Hello student, we will know what is accounting in this video and what are its branches, है ना। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करिए what is accounting. अकाउंटिंग का काम क्या होता है? अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस जो इवेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस नेचर का है, हैं आइडेंटिफाइंग। उसके बाद मेजर भी करते हैं साथ में कि कितना वैल्यू का है, तो मेजरिंग भी आ गया। एंड देन रिकॉर्डिंग भी करते हैं, उसका बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, है ना। एंड इंटरप्रेटिंग, और उसका रिजल्ट भी इंटरप्रेट किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। मेजर करने के बाद जो है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, उन घटनाओं के ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड में रखे गए हैं उनका रिजल्ट्स भी इंटरप्रेट किया जाता है। एंड कम्युनिकेटिंग देम, ये जो रिजल्ट्स है उसको कम्युनिकेट किया जाता है टू यूजर्स, जो भी इंटरेस्टेड हैं रिजल्ट्स में, इंटरेस्ट रखने वाले और जिनको आवश्यकता है, नीडी हैं, वो सारे नीडी यूजर्स तक इसको कम्युनिकेट करना। आप डिपार्टमेंटल कोई ऑफिसर हो सकते हो, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के का कोई पार्ट हो सकते हो, और आपको बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट के बारे में जानना है तो उस आप तक कम्युनिकेट किया जाएगा। आप बाहर के लोग भी हो सकते हो, बहुत तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर बिजनेस या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो तो यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रोग्रेस, प्रॉब्लम्स इत्यादि के बारे में आपको जानना है, परिणामों के बारे में जानना है। तो स्वाभाविक है आप तक वो रिजल्ट पहुंचना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो इंफॉर्मेशन करके बता सकते हो, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यानी इंफॉर्मेशंस जो सूचना तैयार हुआ उसको यूजर्स तक भेजना। द अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचानना, नगद है, उधार है ना, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, इस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। मेजरिंग, उसके बाद उसका रिजल्ट जब हम ज्ञात करते हैं, जैसे मिस्टर एक्स को के साथ ट्रांजैक्शन हुआ तो फाइनली मेजर किए कि वेदर मिस्टर एक्स इज डेटर और क्रेडिटर। फिर आप ये जानना चाहते हो कि वेदर द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और सफ़र एनी लॉस। आप किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हो तो फाइनल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये सारा मेजरिंग प्रोसेस है। तो मेजरिंग भी करता है, रिकॉर्डिंग भी करता है, और मेजर करने के बाद उसका रिकॉर्डिंग करता है, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स क्या आया उसको भी इंटरप्रेट करता है, ताकि इसे यूजर्स तक कम्युनिकेट किया जा सके बतौर सूचना। अकाउंटिंग इज एन एसेंशियल सर्विस फंक्शन for the business which provides meaningful information to all concerning parties. That's why it has been defined as a process of identifying, measuring, recording and interpreting results thereof and communicating it to its users. Clear? इस प्रकार से अगर हम देखें ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे तो ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? तो मेन ब्रांचेज जो हैं वह मुख्य रूप से 3 ही हैं, लेकिन एक अदर ब्रांचेज पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मुख्य रूप से देयर आर 3 ब्रांचेज, मेन ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट जो है वो है सबसे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है आपको
कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे ओरिजिनल फॉर्म कौन सा अकाउंटिंग का है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और थर्ड है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक्चुअली अकाउंटिंग तो आप जान रहे हो, ये समय समय पर एक्सपीरियंस जैसा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग बाद में डेवलप किया गया आवश्यकता अनुसार, लेकिन अगर प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो ओरिजिनल फॉर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझे। अब इसका ही आपको मिक्सचर रूप में आप देख पाओगे अदर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग में आप देखेंगे। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले सोशल अकाउंटिंग, यानी सोशल कॉस्ट बेनिफिट आदि का लेखा करने के लिए जो अकाउंटिंग मेंटेन होता है उसको सोशल अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। और फिर आप देखें दूसरा तो ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, मानवीय संसाधनों का जो लेखा जोखा रखा जाता है वह ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग कहलाता है। तो एक यह भी ब्रांच के नाम से जाना जा सकता है। फिर आप देखें टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स यानी इनकम टैक्स, अदर टैक्सेस जो है उसके लिए जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं या असेसमेंट करते हैं, टैक्स की गणना करते हैं, ये सब क्या कहलाता है? टैक्स अकाउंटिंग। फिर आप देखें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे विभाग डिविजनलाइजेशन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में और रिस्पॉन्सिबिलिटी विभिन्न विभाग में बांटा जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है कि इस विभाग के आप अधिकारी हो और आपको इस विभाग के फलाने फलाने ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स को अटेन करना है ना। तो वो सब क्या कहलाएगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज, है ना। तो ये सब अदर अकाउंटिंग है ब्रांचेस का। अब हम लोग बारी बारी से समझने का कोशिश करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, वित्तीय लेखांकन क्या है। दिस इज द ओरिजिनल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज यानी financial accounting is the original form of accounting which involves recording, classifying, summarizing financial events relating to business and organization to prepare financial statements for finding out ultimate financial results। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि जितने सारे फाइनेंशियल इवेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे वित्तीय घटनाओं को जो मॉनेटरी में एक्सप्रेसिबल है सब के सब लिखे जाते हैं उसमें सिस्टमेटिकली। पर ध्यान में रखता है अकाउंटेंट केवल उसका पहलू जो होता है रिकॉर्ड का, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होता है, वित्तीय पहलू होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉस्ट का रिकॉर्ड फाइनेंस में नहीं होता। अगर फाइनेंस में कॉस्ट का फाइनेंशियल बुक में नहीं होता तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है? हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आदि जो बनाते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। विदाउट कॉस्ट वी कांट measure the net financial results in the form of net profit, net loss, gross profit, gross loss। ये जो हम रिजल्ट निकालते हैं विदाउट कॉस्टिंग तो होगा नहीं, तो कॉस्ट का भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन ध्यान में रखा जाता है फाइनेंशियल पहलू घटनाओं को लिखने के पहले। छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे सकते हैं कि सपोज कीजिए कि एक घटना है, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। तो एक फाइनेंस बुक में मेंटेन करने वाला, रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला जो अकाउंटेंट होगा, तो बिफोर एंटरिंग इट टू प्रॉपर बुक he will ask that whether this purchase has been made on cash basis or credit basis, because if transaction has been made on cash basis then it must be recorded in cash book, but while in case it will be purchased on credit basis then it will be recorded in purchase book। उसको देखना है कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा। अगर नगद खरीदा तो
उस गुड्स का रिकॉर्डिंग कैश बुक में होगा। अगर उधार खरीदा तो उस बुक्स का घटना का रिकॉर्डिंग परचेज बुक में होगा। ये भी देखना है कि वेदर दिस परचेज हैज बीन मेड फॉर इमीडिएट सेलिंग पर्पस और परमानेंट यूसेज। बहुत सारी बातों को ध्यान में फाइनेंशियल पहलू से तब रिकॉर्ड रखता है। लेकिन अगर आप कॉस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो आप नगद खरीदो, उधार खरीदो या आपके घर का हो गुड्स, उससे कोई बहस नहीं है। कितने वैल्यू का गुड्स है और वह कौन सा गुड्स है, इस पे महत्व ज्यादा दिया जाता है। यानी आप जो गुड्स परचेज किए हो रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल में भी डायरेक्ट है या कंज्यूमेबल स्टोर्स के रूप में है ना, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट मटेरियल है, इस पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है। क्योंकि कॉस्ट के फाइंडिंग में इन तत्वों को महत्व दिया जाता है, नगद और उधार तत्व से बहस नहीं है। आप अपने घर का भी मटेरियल यूज करते हो तो कॉस्ट का एक पार्ट माना जाएगा, जबकि आपको उसके लिए कोई मॉनेटरी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। और अगर आप परचेज करके लाते हो तो भी, चाहे कैश बेसिस हो, क्रेडिट आप पेमेंट करो बाद में करो, उससे बहस नहीं है। कॉस्टिंग के लिए ध्यान में रखा जाता है कि कौन सा मटेरियल है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एरिया इतना ज्यादा बड़ा है कि उतना डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड कॉस्ट इवेंट्स का नहीं रख सकता, उसका अपना एस्पेक्ट होता है वित्तीय पहलू का। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट को जो सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना चाहिए नहीं रख पाने के कारण अलग ब्रांच डेवलप किया गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना, जिसको अब हम लोग जानेंगे, डिफाइन करेंगे। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग आपने समझा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, क्योंकि किसी भी फर्म का और बिजनेस यूनिट का, खास करके जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चर होता है, निर्माण होता है, वहां पे वस्तु के लागत को जानना करेक्टली जरूरी होता है। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप सही सही नहीं जानोगे तो प्रॉफिट का उसमें सेलिंग प्राइस का इत्यादि का डिटर्मिनेशन संभव नहीं हो पाएगा एक्यूरेसी के साथ। इसीलिए कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। दूसरी बात, किसी भी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पर्पस क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभ का अधिक से अधिक हो सके। तो उसका दो ही तरीका है, या तो कॉस्ट को कंट्रोल करो या सेल को बढ़ाओ। तो अगर आप दोनों काम करते हो, सेल भी प्रमोट कर रहे हो, सेल्स के प्रमोशन के लिए भी कार्य कर रहे हो और कॉस्टिंग को भी कम कर रहे हो, तो कॉस्ट जहां पॉसिबल होगा कम करने का वहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि कॉस्ट कम करने के दरमियान के वजह से हम क्वालिटी ऑफ को घटिया कर दे प्रोडक्ट का, फिर मार्केट से आउट हो जाएंगे और मनचाहा बिक्री नहीं कर पाएंगे, मनचाहा मार्केट शेयर हमारा नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट का सही सही डिटर्मिनेशन करने के लिए, फ्यूचर का प्लानिंग करने के लिए, बहुत सारे पर्पस से कॉस्ट का सेपरेट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना आवश्यक होता है। इसी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट का रिकॉर्ड होने के बावजूद सेपरेट सेट ऑफ बुक को डेवलप किया गया। ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिकॉज द एरिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वेरी वाइड। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग देखें तो एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ branch of accounting which deals with the process of accumulating cost data, classifying cost data, and ascertaining cost of the relevant product or services for following major purposes. निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं इसके, उसके के उद्देश्य से ये रिकॉर्ड मेंटेन होता है कॉस्ट का, या कॉस्ट असर्टेन किया जाता है। पहला, टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें तभी पता चलेगा, प्रोडक्ट का डिटरमाइन कर सकेंगे जब आपको सही सही ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, आप कॉस्ट का डिटर्मिनेशन सही नहीं होगा तो सेलिंग प्राइस का भी डिटर्मिनेशन सही नहीं होगा। दूसरा आप देखें तो टू कंट्रोल कॉस्ट, हम क्या चाहते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मिनिमाइज रखना, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, टू कंट्रोल कॉस्ट। और कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए हमें टू फॉर्मुलेट, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह करना होता है।
है ना, या पॉलिसी डिटरमाइन करना होता है तो टू फॉर्मुलेट प्लान एंड पॉलिसीज। ओके, और एक लास्ट है सबसे प्रमुख उद्देश्य, टू टेक डिसीजंस। आपको डिसीजंस लेने हैं, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन कॉस्ट का होता है। जैसे आपको डिसीजन लेना है कि कहीं से ऑफर आया कि इतने प्रोडक्ट हमें आप सेल करो या भेजो या सप्लाई करो, इस टर्म एंड कंडीशंस, इन प्राइस पे, इन शर्त पे, तो आप उसको ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट, बीइंग ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि जिन शर्तों पे हमें ऑफर दिया गया सप्लाई के लिए, क्या उस शर्त के आधार पर फर्म को कुछ भी प्रॉफिट मिल पाएगा कि नहीं, वो वर्थवाइल होगा कि नहीं। इसके लिए आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो जो ऑफर है उसके लिए क्या प्रोजेक्टेड कॉस्ट होना चाहिए, एस्टिमेटेड को होना चाहिए। तो जब तक आपके पास कॉस्ट डेटा नहीं होगा, तो हाउ विल यू डिटरमाइन वेदर दिस ऑफर शुड will be worthwhile for the organization or not, है ना। तो डिसीजंस लेने के लिए भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो ये 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। इस चारों उद्देश्य के लिए वस्तु के उत्पादन या सेवा के उत्पादन लागत से संबंधित सूचनाओं को संकलित करना, कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना, फिर उस डेटा को क्या करना, क्लासिफाई करना। कहिएगा कैसे क्लासिफाई, ना तो अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है, लेबर ओवर, बहुत सारे क्लासिफिकेशन तरीके हैं। उसको क्लासिफाई करना और उस सूचना के आधार पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया या सर्विस जनरेट किया गया, उसके प्रति इकाई लागत को डिटरमाइन करना, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करना, है ना। और फिर उस डिटरमाइंड कॉस्ट और का समय समय पर विश्लेषण और व्याख्या करना, एनालाइज और इंटरप्रेट करना काहे, तो सही सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का डिटरमाइन हो, प्रोडक्ट के कॉस्ट में एक्स्ट्रा वैकेंसी जो है, कहीं पे एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ रहा है, उसको मिनिमाइज करना, अर्थात कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। टू फॉर्मुलेट प्लान एंड पॉलिसीज, फ्यूचर का प्लानिंग होगा कि फ्यूचर का बजट होगा, वो प्रिपरेशन होगा, उसके लिए भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। फ्यूचर में कोई बदलाव लाते हैं नीतिगत, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए पास्ट का। और डिसीजंस लेना, ये चारों पर्पज से जो कॉस्ट रिकॉर्ड का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन और एसर्टेनमेंट, जिस और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कॉस्ट इंफॉर्मेशन का अकाउंटिंग के जिस ब्रांच में होता है उसी को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, है ना। ओके, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है उसको समझने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।